हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली ला एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं आपके र्यूलेट एग्ज़ाम के रिवीजन को लेके कि कॉन्स्टिट्यूशन का आप रिवीजन कैसे करें। देखिए, आपकी जो लीगल रीजनिंग है वो आपकी 100 मार्क्स की है, तो जो सबसे मेजर पार्ट रहेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही रहेगा। तो अभी तक जैसे आपने एक एक बार सभी का रिवीजन कर लिया होगा। अभी लास्ट टाइम चल रहा है कि आपके 5 डेज़ भी क्या, आपके 4 डेज़ ही बच रहे हैं अभी। तो आपको कैसे क्या मतलब एकदम से मतलब जैसे कि 15 to 20 मिनट में कैसे कैसे रिवीजन करना है, तो आज हम वही देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का आप कैसे कर सकते हो। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आप और बाकी जैसे सब्जेक्ट्स हैं उनका कैसे रिवीजन कर सकते हो। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। अगर अभी तक आपने रिवीजन नहीं किया है किसी भी रीजन से तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं। कोर्स सिर्फ आपको 555 का मिल रहा है, तो आप इजीली आप वहाँ पे से लीगल जीके का रिवीजन कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का, इंग्लिश का, साथ ही में पीडीएफ्स ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं। तो लिंक आपको जो ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आपको राजस्थान से आर्ट कल्चर का पीडीएफ चाहिए या फिर आपको और किसी जीके जीएस का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये मिल जाएगा और बहुत इजी वे में आप आराम से अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन को आप उठाओ रिवीजन करने के लिए तो पहले उसका हिस्टोरिकल इवॉल्यूएशन देखना है आपको कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था और किस टाइप से कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसका रेगुलेटिंग एक्ट, स्पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, फिर जो चार्टर एक्ट कितनी बार मतलब रिपीट हुए, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 2 टाइम आए, फिर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, और आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और एक आया था आपका कैबिनेट मिशन 1946 एक्ट, ठीक है, 1946 का था जिससे ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी। तो ये सारे एक्ट्स के बारे में आपको देखना है, ठीक है। और बिल्कुल मतलब ऐसे हाईलाइट टाइप से देखिए जिससे आपको रिवीजन टाइप हो जाए। फिर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है उसके बारे में देखना है, जो ड्राफ्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विच वाज इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ द प्रोविजनल असेंबली, जैसे 389 मेंबर्स थे, ठीक है। और जैसे 299 जो आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडियन टुक ऑलमोस्ट 3 ईयर टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन होल्डिंग 11 सेशन ओवर 165 डे पीरियड, मतलब इसको टोटल 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज लगे थे, ठीक है, बनने में। तो आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से रिलेटेड थोड़े बहुत प्रोविजंस देखने हैं, तो वहाँ से भी आपको क्या है, अगर अभी तक किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन को रिवीजन नहीं कर पाए हैं तो आप ये थोड़ा बहुत रिवीजन कर सकते हैं। फिर देखिए, 26 नवंबर 1949 को द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज पास्ड एंड अडॉप्टेड बाय द असेंबली, मतलब ये एक तरीके से रेडी हो गया था 1949 में 26 नवंबर को। और यहीं 24 जनवरी 1950 को यहाँ लास्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की। और फिर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज साइन एंड एक्सेप्टेड 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल एंड 22 पार्ट। कब किया गया था इसको, अप्लाई कब कर दिया था इंडिया पे, 26 जनवरी 1950 को। और जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने आपके तो आर्टिकल हैं, तो 395 आर्टिकल थे, 22 आपके पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थी। फिर देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स द प्रोसेस टू 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज, ठीक है। एट ए टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब इसको बनाने में कितना खर्चा हुआ था, 6.4 मिलियन टू फिनिश, ठीक है। तो अभी आपको ये सारे डेज देखने हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनी थी, कब इसका जो ड्राफ्ट बनी थी। तो ये सारे क्या है आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए, फंडामेंटल राइट का अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट है जो आपके सिटीज़न और जो है फॉरेनर को, दोनों को मिले हुए होते हैं, ठीक है। इसका जो प्रोविज़न रहता है वो 12 to 35 तक रहता है। साथ ही में जो फंडामेंटल राइट है आपका पार्ट 3 में है। अब इसके इम्पोर्टेंट्स देखते हैं, जैसे आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ।
फिर जैसे 16 देखेंगे तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब इन दोनों में क्या है, 15 में आपका जैसे एजुकेशनल रिजर्वेशन है, 16 में जॉब से रिजर्वेशन है, 19 में क्या है 6 राइट्स देते हैं प्रोटेक्शन का, जैसे स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशंस, ठीक है। फिर जो 29 है वो प्रोटेक्शन देता है लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। 30 आपको क्या बताता है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये किसको मिले हुए हैं, ये फंडामेंटल राइट अवेलेबल ओनली टू सिटीज़न, मतलब ये ओनली सिटीज़न को मिले हुए हैं। अब हम देखेंगे कि जो नॉन सिटीज़न है, मीन्स आई मीन फॉरेनर को, वो कौन कौन से आर्टिकल है। देखिए, फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू बॉथ सिटीज़न एंड फॉरेनर, मतलब यहाँ क्या है, वो जो अभी हमने देखे लास्ट में वो तो थे आपकी सिटीज़न, ओनली सिटीज़न को, ये क्या है बॉथ को, मतलब इंडियन सिटीज़न और प्लस में फॉरेनर है। 23 और 24 देखिए, प्रोहिबिशन टू ट्रैफिक एंड ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, तो ये ह्यूमन बीइंग की जो ट्रैफिकिंग होती है उसके लिए है। फिर है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज़, तो इसमें है 14 ईयर के जो चाइल्ड्स हैं उनको, 14 ईयर के बिलो, उनको किसी भी जैसे डेंजर जगह पे काम के लिए नहीं भेजा जाएगा। फिर है 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। और फिर 26 है फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर, तो ये आपको बताता है कि जो फ्रीडम है रिलीजन की उसके बारे में। फिर है दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट बट द प्रिंसिपल लेट डाउन देयर इन आर कंसिडर्ड फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, मतलब ये हम देख रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए पार्ट 4, ठीक है, क्योंकि ये जो कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं हो सकते, पर ये क्या है वेलफेयर ऑफ स्टेट के लिए बनाए जाते हैं, विच मेक इट द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉ टू एस्टेब्लिश ए जस्ट सोसाइटी इन द कंट्री। The principle have been inspired by the directive principle given in the Constitution of Ireland, मतलब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे वो आयरलैंड से लिए हुए हैं, which are related to social justice, economic welfare, foreign policy and legal and administrative matter, मतलब ये वैसे वेलफेयर स्टेट के लिए है, जैसे एक सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक है, वेलफेयर है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स है। इसका प्रोविज़न आर्टिकल 36 to 51 तक है। फिर देखिए पार्ट 5 है आपका यूनियन, जिसमें प्रेसिडेंट है आपका, सुप्रीम कोर्ट है, बिल पास होते हैं, पार्लियामेंट है, राज्यसभा, लोकसभा, तो ये कहाँ है, सारा यूनियन में है। तो देखो 52 to 62 तक प्रेसिडेंट का है प्रोविज़न, 60 का ऑथ है, जो प्रेसिडेंट को ऑथ कौन करवाता है, 61 है इम्पैक्टमेंट, फिर 72 है प्रेसिडेंट की पावर। और देखिए क्या क्या पावर है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एंड टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। फिर देखिए 79 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो पार्लियामेंट है उसके बारे में है, जो जिसको हम संसद बोलते हैं। फिर इसमें है कंपोजिशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब 80 है आपका राज्यसभा और 81 में है हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा। फिर है 105 पावर ऑफ प्रिविलेज पार्लियामेंट, मतलब जो पावर है किसकी, पार्लियामेंट की, और प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, मतलब उनको कुछ विशेषाधिकार छूट मिली हुई है, उसके लिए है। 108 में आपका कि ज्वाइंट मीटिंग होती है बोथ हाउस की, मतलब राज्यसभा और लोकसभा की, जिसको प्रेसिडेंट बुलाता है। 110 में है मनी ऑफ बिल, जिसको हम धन विधेयक भी बोलते हैं। 112 में है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है एक टाइप का बजट, पर बजट कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन नहीं किया है इस वर्ड को, ओनली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताया गया है। फिर देखिए आर्टिकल 123 है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोम्युलेगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब यहाँ क्या है, प्रेसिडेंट की पावर है ये भी एक तरीके की, कि जो ऑर्डिनेंस पास करता है। फिर है यूनियन जुडिशरी के बारे में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है आपका, तो वो 124 से है उसका प्रोविज़न। देखिए यहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट की, मतलब कितने आपके जजेस होंगे, क्या CJI कौन होगा, क्या
जो उसके मतलब उसको कैसे निकाल सकते हैं, मतलब इम्पैक्टमेंट कैसे हो सकता है उसका, उस चीज़ का प्रोविज़न है। 124A है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। फिर 124B है फंक्शन ऑफ कमीशन। 124C है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ। फिर 125 है सैलरी एटसेट्राज ऑफ जज। फिर 26 है कि जो एक्टिंग सीजे होते हैं उसके लिए अपॉइंटमेंट। 127 है एडहॉक जज के अपॉइंटमेंट के लिए है। 128 में है कि जो रिटायर्ड हो जाते हैं जज उनकी क्या मतलब सिटिंग होनी चाहिए, कैसे अटेंडेंस होगी। 129 है उसमें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के लिए, मतलब अगर कोई कंटेम्प्ट करता है तो उसको आप यहाँ पे पनिश भी कर सकते हो। 130 है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि मतलब सुप्रीम कोर्ट है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है, पर अगर वो चाहे तो वो और भी कहीं उसको शिफ्ट कर सकता है। 131 है ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फिर देखो 133 है अपीलेट जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील फ्रॉम हाई कोर्ट इन रिगार्ड टू सिविल मैटर। फिर 134 है कि जो जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्रिमिनल मैटर, अपील के बारे में बता रहे हैं। फिर देखो 134A है जो यहाँ पे अपील का एक सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो 136 है, फिर स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। फिर आपके लिए है 141 लॉ डिक्लेयर बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट। फिर 143 है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट देखिए फिर है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो 148 का है। और फिर इसका 149 है ड्यूटीज़ द पावर ऑफ द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और 150 है फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड ऑफ स्टेट्स। और 151 है ऑडिट रिपोर्ट। फिर देखो पार्ट 6 है द स्टेट, जैसे 5 में यूनियन है तो 6 में है स्टेट। स्टेट में क्या होगा, जैसे गवर्नर होगा, हाई कोर्ट होगा, आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है यहाँ पे देखो लेजिस्लेचर्स होंगी। जैसे 152 डेफिनेशन बताता है। और जो फिर 153 है जो गवर्नर ऑफ स्टेट, मतलब गवर्नर होगा स्टेट का, एग्जीक्यूटिव पावर होंगी उसमें, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, क्वालिफिकेशंस हैं उसकी 157 में। फिर कंडीशंस हैं गवर्नर ऑफिस की। फिर देखिए फिर है हाई कोर्ट है 214 से और 232 तक, और सबऑर्डिनेट कोर्ट है 233 से और 237 तक। जो एग्जीक्यूटिव है वो 153 से और 167 तक है, मतलब गवर्नर। स्टेट लेजिस्लेचर है 168 से 212 तक, और जो पावर ऑफ गवर्नर है लेजिस्लेटिव की वो 213 में है। फिर देखिए हम देखेंगे पार्ट 20, मतलब उसमें है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मतलब वहाँ पे क्या होता है, अमेंडमेंट होता है 368 में। अमेंडमेंट की पावर होती है पार्लियामेंट के पास। तो देखो मेंशन द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसीजर रिलेटेड टू इट, ठीक है। तो ये क्या है, पार्ट 20 है 368, जिसमें अमेंडमेंट पावर होती है। जहाँ पे भी अमेंडमेंट होता है वो 368 में से ही होता है। फिर है पार्ट जो 17 है ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड, 343 से 351 तक है। इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज बताई गई है इंडिया की, रिपब्लिक ऑफ इंडिया की। द मेन प्रोविज़न डीलिंग विद द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन आर एम्बॉयडेड इन आर्टिकल 343 एंड 344 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर जो पार्ट है आपका जो 18 पार्ट है उसमें इमरजेंसी प्रोविज़न बता रखे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो 352 से और 360 तक इसका प्रोविज़न्स है, इमरजेंसी प्रोविज़न्स। देखिए 3 टाइप्स की इमरजेंसी है, नेशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल और फाइनेंशियल। नेशनल है जो 352 में है, कॉन्स्टिट्यूशनल है जो 356 और फाइनेंशियल है जो 360 में है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 12 शेड्यूल हैं, और टोटल पार्ट है जो अब एट प्रेजेंट वो 25 हैं, और आर्टिकल 448 हैं। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन का एक हाईलाइट तरीके से रिवीजन था। अगर आपको बहुत डीपली से करना है तो आप कोर्स परचेज़ कर सकते हो, मात्र 555 का है, और आप इजी वे में अपना जो रिवीजन है वो भी कर सकते हैं।